हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड सबसे पहले तो हैप्पी दिवाली सभी को। बहुत ही फेस्टिवल वाइब्स हैं चारों तरफ, बट पढ़ाई भी तो ज़रूरी है। आपको पूरा दिवाली वीक ऑफ मिला होगा तो इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करो। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एटम्स चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने अपनी लास्ट 2 वीडियोस में एटम्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में पूरा का पूरा एटम कवर कराया है। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज एक बार इसको जाके देख लो, क्योंकि आज हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। मैं थ्योरी पार्ट इन दोनों वीडियोस में पूरा कवर कर चुकी हूँ। आज 2025 में जितने भी एग्जाम्स में जितने भी एटम्स के क्वेश्चंस आए थे, आज हम वो करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। लेट्स स्टार्ट। सो क्वेश्चन 1 ही हमारा असर्शन एंड रीजन है। असर्शन कहता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन एनी स्टेशनरी ऑर्बिट इज पॉजिटिव, एंड रीजन कहता है द टोटल एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें हमसे दोनों ही पोटेंशियल एंड टोटल दोनों एनर्जीज के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 अपॉन R। अगर एक न्यूक्लियस के अराउंड एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे चार्ज है Ze एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है -E। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू K Ze, सेकेंड पार्टिकल इज -E अपॉन R। तो पोटेंशियल एनर्जी तो हमारी नेगेटिव आ रही है, -K Ze² अपॉन R। बट हमारे असर्शन में क्या बोला है, दैट द पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव, बट ये तो नेगेटिव है, तो असर्शन हमारा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, रीजन में बोला है द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। टोटल एनर्जी जो होती है, अगर हम हाइड्रोजन एटम की ही बात करते हैं तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है 13.6 अपॉन n² विद अ माइनस साइन। ठीक है, तो ये एनर्जी भी क्या होती है, नेगेटिव होती है, इसकी यूनिट EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स होती है। तो दोनों की दोनों एनर्जीज नेगेटिव होती हैं, बट हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये पॉजिटिव है, तो हमारा रीजन भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, A एंड R दोनों ही क्या हैं, फॉल्स। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। टू प्रूव दैट in Bohr's model of hydrogen atom the time period is proportional to n to the power 3। बेटा इस क्वेश्चन में हमें टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी को प्रूव करना है कि टाइम पीरियड जो होता है ना वो n की पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो चलो ये डेरिवेशन है, तो प्लीज इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस Ke² अपॉन R² इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, mv² अपॉन R। R से R कैंसिल हो गया, यहाँ पे v² की वैल्यू निकालते हैं। v² किसके इक्वल आएगा, m नीचे चला जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो Ke² अपॉन mr, यहाँ से v निकालो, v विल बी अंडर रूट Ke² अपॉन mr। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन यूज करते हैं। बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या था, दैट एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π। तो वो यूज करते हैं यहाँ पे, L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π। यहाँ से v की वैल्यू निकालते हैं, v विल बी mr नीचे चला जाएगा, nh अपॉन 2π mr। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये भी स्पीड है, ये भी स्पीड है, दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखते हैं, 1 इज इक्वल टू 2। तो ये क्या होगा, अंडर रूट Ke² अपॉन mr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π mr। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करो, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसका रूट हट जाएगा Ke² अपॉन mr और ये स्क्वायर हो जाएगा पूरा, n² h² अपॉन 4 π² m² r²। ठीक है, यहां से देखो एक r से एक r कैंसिल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये r जो है ये वाला r बचेगा एक, ये इधर न्यूमरेटर में जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन निकालने के लिए नहीं बोला, यहाँ पे हमसे सिर्फ डिपेंडेंसी पूछी है। ठीक है, तो आप डिपेंडेंसी को ध्यान से देखो, पूरा एक्सप्रेशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो r बचा है एक, ये इधर न्यूमरेटर में जाएगा, तो क्या होगा r, और यहाँ पे n² है,
इज इक्वल टू में है ना, आमने सामने है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, तो आर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। ठीक है, हमें डिपेंडेंसी निकालनी है, एक्सप्रेशन नहीं निकालना, तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तो आर की डिपेंडेंसी आई है एन स्क्वायर पे। अब देखो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब अगर एक इलेक्ट्रॉन एक रेवोल्यूशन ले रहा है एक ऑर्बिट में, तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर पूरा घूम रहा है, यहाँ पे वापस आ रहा है और रेडियस आर है, तो डिस्टेंस कितना कवर होगा, जितनी उसकी सर्कमफेरेंस होगी, राइट। तो डिस्टेंस विल बी सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, एंड स्पीड कितनी है, v। अब फिर से डिपेंडेंसी लेंगे, t इज इक्वल टू, पहले इसकी यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। ये जो वैल्यू थी v की, इसको पुट करते हैं ये वाली वैल्यू को, तो क्या होगा NH, और ये 2πmr ऊपर चला जाएगा, 2πmr। ठीक है, t, अब यहाँ पे t किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, दिस r स्क्वायर अपॉन एक n यहाँ पे है n। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, r हमारा n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो r स्क्वायर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, n टू द पावर 4 अपॉन में क्या है n, एक n से कैंसिल हो जाएगा, तो t विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 3। समझ गए। हमने सबसे पहले क्या किया, कोलम्बिक फोर्स को या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को इसके सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रखा, यहाँ से वेलोसिटी निकाली, बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन यूज करी, यहाँ से वेलोसिटी निकाली, दोनों वेलोसिटीज को इक्वेट किया। जब हमने इक्वेट किया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया। ठीक है, स्क्वायर करके आर की डिपेंडेंसी निकाली, एन स्क्वायर आई, फिर टी का ये फॉर्मूला लगाया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड की वैल्यू पुट करी यहाँ पे। उसके बाद आर की डिपेंडेंसी एन स्क्वायर थी, तो आर स्क्वायर की डिपेंडेंसी कितनी होगी, एन टू द पावर 4 स्क्वायर हो जाएगा ना उसका, एक एन से एक एन कैंसिल हो गया, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब, हेंस प्रूव्ड। डन। Let's move on to our next question. Question number 3. The energy of an electron in an orbit is minus 3.4 electron volt. Full stop. Find its angular momentum. ओके, हमें इस क्वेश्चन में ना एनर्जी दी है, एनर्जी -3.4 EV दिया है, हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला होता है, हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है उसका एक फॉर्मूला होता है, तो क्या होता है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम ये होता है En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी nth ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी का एक फॉर्मूला, ये सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए है ये फॉर्मूला, और किसी एटम के लिए यूज मत कर देना। -13.6 अपॉन n स्क्वायर, यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन में हमें एनर्जी दी है, एनर्जी गिवन है -3.4 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया, n स्क्वायर इधर जाएगा तो कितना होगा 13.6 अपॉन 3.4, कैंसिल करो इसको, डेसिमल से डेसिमल हट गया, ये 4 पे जाएगा, 34 4 जा 13 136 होता है, तो 4 पे गया, n स्क्वायर कितना आया, n स्क्वायर विल बी 4, तो यहाँ से n कितना हो जाएगा 2। मतलब जो इलेक्ट्रॉन है ना वो सेकेंड ऑर्बिट में है अभी, तो n इज इक्वल टू 2। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन कंडीशन से L इज इक्वल टू NH अपॉन 2π होता है, n की वैल्यू 2 है, h की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर -34 अपॉन 2 इंटू इसको 3.14 ले लो। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा अप्रॉक्स 2.11 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल्स सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हमारा एंगुलर मोमेंटम। तो सबसे पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकाला, फिर बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन यूज करी, NH अपॉन 2π एंड एंगुलर मोमेंटम आ गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question, in Bohr's model of hydrogen atom, an electron makes a transition from energy this to this. Calculate the change in radius
एंड ग्राउंड स्टेट का रेडियस दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम, दिस इज एंगस्ट्रॉम। बेटा इस क्वेश्चन में ना हमें एक इलेक्ट्रॉन दिया है और उसकी दो एनर्जीज दी हैं। दो एनर्जीज किस चीज की हैं? पहले वो अगर एक ऑर्बिट में था तो उसकी कुछ एनर्जी थी, वो जंप करके दूसरे ऑर्बिट में चला गया तो उसकी दूसरी एनर्जी दी है। तो पूछा है कि रेडियस कितना चेंज होगा, है ना। रेडियस चेंज होता है ना, अगर ये मान लो एक ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है, इसका रेडियस कुछ r1 था, इसका रेडियस कुछ r2 है। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था और यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ गया तो उसका रेडियस चेंज हुआ। अब चेंज इन रेडियस पूछा है, मतलब r1 माइनस r2 पूछा है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेम फॉर्मूला यूज करेंगे एनर्जी का, हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, En इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो ये हमें दो एनर्जीज दी है, -1.51 एंड -3.40। ये इनिशियल है क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी लेवल में था, उसके बाद उसकी एनर्जी की हो गई, तो दिस विल बी EF। तो -1.51 पहले इनिशियल के लिए कर रहे हैं ना, तो लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, फॉर इनिशियल स्टेट, मतलब जब इलेक्ट्रॉन इनिशियली किसी स्टेट में था तो उसकी एनर्जी थी -1.51 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर। एन माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, n स्क्वायर को यहाँ लेके जाएंगे, 13.6 अपॉन 1.51, यह आएगा अप्रॉक्स, इसका रूट लेंगे, ये अप्रॉक्स 9 के इक्वल आएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ni की वैल्यू 3, यहाँ पे i लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये i के लिए। तो ni मतलब 3, मतलब सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन थर्ड स्टेट में था। उसके बाद फॉर फाइनल स्टेट, फाइनल स्टेट के लिए करते हैं, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। फाइनल स्टेट में उसकी एनर्जी कितनी है? -3.40 इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर। फिर से माइनस साइन कैंसिल, n स्क्वायर इधर जाएगा, 13.6 अपॉन 3.40, ये बेटा अप्रॉक्स आएगा 4 के, ठीक है। तो n लेंगे, n कितना हो जाएगा? 2, ये NF फाइनल F। मतलब पहले जो इलेक्ट्रॉन था वो थर्ड ऑर्बिट में था और उसके बाद वो जंप करके कहाँ चला गया? सेकेंड ऑर्बिट में चला गया। अब इसका रेडियस कैसे चेंज होगा? रेडियस की डिपेंडेंसी क्या होती है? Rn इज इक्वल टू R1 इंटू n स्क्वायर, मतलब जो nth स्टेट का रेडियस होगा ना वो फर्स्ट स्टेट इंटू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम इनिशियल स्टेट की बात करते हैं। इनिशियल मतलब कहाँ पे था वो? थर्ड स्टेट में, तो यहाँ पे R3 का कर लेते हैं, R3 इज इक्वल टू R1 की वैल्यू ये दी हुई है 0.53 n स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 पुट करते हैं यहाँ पे, ये आएगा अप्रॉक्स 4.77, ठीक है, एंगस्ट्रॉम। उसके बाद R फाइनल में वो सेकंड स्टेट में चला गया तो R2 लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू R1 की वैल्यू 0.53 एंड n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4। तो ये किसके इक्वल आएगा? 2.12 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है कि रेडियस नहीं पूछा, चेंज इन द रेडियस पूछा है, डेल्टा आर। तो पहले डेल्टा आर क्या लेंगे कि वो बाद में कहाँ पहुंचा? R2, फाइनल क्या था? R2 माइनस R3, R2 इज 2.12 माइनस 4.77, इसको माइनस कर दो, ये अप्रॉक्स आएगा 2.65 एंगस्ट्रॉम विद अ माइनस साइन। तो माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रेडियस है ना वो डिक्रीज हो रहा है। पहले वो थर्ड ऑर्बिट में था तो उसका रेडियस बड़ा था, उसके बाद वो जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आ गया तो उसका रेडियस छोटा हो गया ना। तो ये नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि जो रेडियस है वो डिक्रीज किया है। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन. In this question, assertion in Bohr's model of hydrogen atom, the angular momentum is proportional to the square root of its radius. And reason क्या दिया है? According to the Bohr model, electron can jump to its nearest orbits only. क्या इलेक्ट्रॉन सिर्फ अपने नियरेस्ट ऑर्बिट पे जंप कर सकता है? नहीं, इलेक्ट्रॉन तो अगर इन्फिनिटी से जंप कर रहा है फर्स्ट ऑर्बिट पे तो लाइमन सीरीज बन जाती है, सेकंड पे कर रहा है तो क्या हो जाता है? बाल्मर सीरीज। एंड अगर सेकंड ऑर्बिट से फर्स्ट पे भी जंप कर सकता है ना। तो रीजन तो हमारा गलत हो गया है, रीजन इज नॉट ट्रू। अब असर्शन देख लेते हैं कि वो सही है या नहीं है। तो
एंगुलर मोमेंटम की डिपेंडेंसी पूछी है रेडियस पे। देखो एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH अपॉन 2 पाई, तो एंगुलर मोमेंटम L N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब रेडियस, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा है तो रेडियस जो होता है ना वो n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ से n किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, अंडर रूट r, एंड इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो l भी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट r। तो ये तो ट्रू है, ठीक है। सो a इज ट्रू, a इज ट्रू, असर्शन हमारा ट्रू है, एंड r रीजन क्या है हमारा, फॉल्स। अरे ठीक, let's move on to our next question. Okay, the energy of an electron in a hydrogen atom in the ground state is minus 13.6. ये तो पता ही है ground state में minus 13.6 है. Its energy is minus 0.544, the value of n. इसमें हमें ग्राउंड स्टेट की एनर्जी वो बताई है कि माइनस 13.6 है, उसके बाद हमें एक और एनर्जी दी है माइनस 0.544 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n की वैल्यू पूछे, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर से सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, En इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे माइनस 0 पॉइंट जितनी एनर्जी दी है 544 इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर, माइनस से माइनस साइन कैंसिल, n स्क्वायर ऊपर जाएगा, 13.6 अपॉन 0.544, इसको सॉल्व करोगे अप्रॉक्स तो आएगा 25, तो n स्क्वायर 25 के इक्वल है, तो n किसके इक्वल हो गया, 5। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना आ गया, 5। MCQ था ये। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, डेराइव करना है हमें एक्सप्रेशन फॉर द टोटल एनर्जी। इसकी जो डेरिवेशन है एंड जो फर्स्ट पार्ट में भी पूछा, और नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस है, ये सब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया है, जो थ्योरी वाली वीडियोस है उसमें पूरी डेरिवेशन है एंड ये सिग्निफिकेंस भी सब है, तो प्लीज एक बार आप उसको जाके देख लो। ऑलराइट, let's move on to the next one. An alpha particle and a deuterium ion are accelerated through the same potential difference. These are then directed towards a target nucleus to make a head-on collision. It is observed that the distance of closest approach is the same. Justify it theoretically. All right. देखो इसमें क्या बोला है कि एक अल्फा पार्टिकल है और ड्यूटेरियम आयन है, वो दोनों एक न्यूक्लियस की तरफ टारगेट कर दिया हमने। तो क्योंकि दोनों के मास और चार्ज तो अलग अलग है, बट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है कि न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे वो 180 डिग्री टर्न लेगा, वो सेम आ रहा है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि दोनों के मास और चार्ज दोनों अलग चीज है, बट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच सेम है। तो इसको कैसे करेंगे, जब मैंने डुअल नेचर पढ़ाया था तो उसमें क्या बताया था कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके देखना डुअल नेचर की वीडियो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV। ऑल्सो जब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पे कोई पार्टिकल होता है तो काइनेटिक एनर्जी टोटली कन्वर्ट हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पे एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी QV और पोटेंशियल एनर्जी विल बी K, Q1 Q2 होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका ZE, न्यूक्लियस का चार्ज ZE होता है, अपॉन R नॉट। तो Q से Q कैंसिल, तो V किसके इक्वल आ गया, K ZE अपॉन R नॉट। देखो तो यहां से अगर पहले R नॉट निकाल देते हैं, एक सेकेंड, V will be equal to K ZE upon R naught, and R naught मतलब distance of closest approach will be K ZE upon V। अब यहाँ पे देखो जो distance of closest approach R naught है वो Z पे डिपेंड कर रहा है, Z मतलब number of protons, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड V मतलब पोटेंशियल। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों का। ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मास और चार्ज पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा है या ड्यूटेरियम आयन मूव कर रहा है टारगेट न्यूक्लियस पे, क्योंकि मास एंड चार्ज पे तो डिपेंडेंसी है ही नहीं।
डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की। इसलिए ये हमने प्रूव कर दिया थ्योरेटिकली कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दोनों का क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट वन। क्या कहता है ये क्वेश्चन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, ये 4 ऑप्शंस है, एमसीक्यू है ये। देखो, अगर हमें किसी भी इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो ग्राउंड स्टेट में है पहले वो, फ्री करने के लिए तो हमें उससे लूजली बाउंड स्टेट में, फ्री करने के लिए तो हमें उससे बाहर निकालना पड़ेगा, है ना, एटम से बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब इंफिनिटी वाली स्टेट पे लेके जाना पड़ेगा जहां पे वो बाउंडेड नहीं है, वो फ्री हो चुका है। तो यहाँ पे इंफिनिटी स्टेट की जो एनर्जी होती है इसको तो हम 0 लेते हैं, एंड हमें पता है कि ग्राउंड स्टेट की एनर्जी मतलब E1 कितनी होती है, -13.6। तो कितनी चाहिए, मिनिमम एनर्जी पूछा है, कितनी एनर्जी चाहिए उसको ग्राउंड स्टेट से इंफिनिटी वाली स्टेट पे ले जाने के लिए। तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा, फाइनल स्टेट E इंफिनिटी माइनस इनिशियल स्टेट E1। E इंफिनिटी की एनर्जी 0 होती है, माइनस ये कितना है, -13.6 eV which will be equal to 13.6 eV, माइनस से माइनस कैंसिल। तो चेंज इन एनर्जी कितना होना चाहिए, या मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए हमें, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, आउट ऑफ 4 ऑप्शंस इन विच ट्रांजिशन विल द एमिटेड फोटोन हैव द मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ और एनर्जी में क्या रिलेशनशिप होता है, एनर्जी E इज इक्वल टू होता है क्या, एच न्यू, है ना, और न्यू क्या होगा, एच सी बाय लैम्डा। तो एनर्जी, चेंज इन एनर्जी अगर करते हैं वो मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने के लिए द एनर्जी डिफरेंस शुड बी मिनिमम। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो द एनर्जी डिफरेंस शुड बी मिनिमम। अब ये हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन चारों ऑप्शंस में हम एनर्जी डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। देखो एन जो है ना उनका फर्क सिर्फ, वेरी गुड, एन जो है उसका फर्क सिर्फ एक है, डिफरेंस चारों के चारों, इसमें 2 है, ठीक है, इनमें चेंज इन एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, यहाँ 4 2 3 जंप कर रहा है, 3 2 2 2 2 1, यहाँ पे 3 2 1। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एनर्जी डिफरेंस सबसे मिनिमम किस में होगा। तो देखो जब भी हम एनर्जी डायग्राम बनाते हैं तो अगर ये n इज इक्वल टू 1 है तो n इज इक्वल टू 2 यहाँ पे आता है। जैसे जैसे n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू बढ़ती जाती है तो एनर्जी जो गैप होता है वो कम होता जाता है, n इज इक्वल टू 3 यहाँ पे आएगा, ठीक है, n इज इक्वल टू 4 और पास होगा ये, तो ऐसे होगा गैप। तो लोएस्ट मतलब मिनिमम एनर्जी डिफरेंस के लिए हमें ऊपर हायर क्वांटम नंबर्स पे जाना पड़ेगा, है ना, जितने ऊपर जितने ज्यादा क्वांटम नंबर होंगे उतना ही एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी गैप जो होगा दो लेवल्स के बीच में वो कम होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फर्स्ट में 4 to 3, एक यहाँ से 4 से 3 जंप कर रहा है, सेकेंड केस में 3 to 2, 3 से 2 में जंप कर रहा है, थर्ड केस में 2 to 1, 2 से 1 में जंप कर रहा है, नेक्स्ट केस में 3 to 1, 3 to 1 तो हटा ही देते हैं, ये तो दिख ही रहा है कि बहुत वो है। तो सबसे कम एनर्जी डिफरेंस आपको किस ऑप्शन में लग रहा है, इन दिस ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, जो कि क्या है 4 to 3। तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस जो हमारा आ रहा है डेल्टा ई वो 4 to 3 में सबसे कम आ रहा है। तो मिनिमम एनर्जी डिफरेंस जो हमारा आ रहा है डेल्टा ई वो 4 से 3 में सबसे मिनिमम है, ठीक है। तो इसकी वेवलेंथ जो होगी, क्योंकि ई और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो जो लैम्डा होगा 4 से 3 में वो क्या होगा, मैक्सिमम, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In Bohr model of hydrogen atom, an electron is revolving in the second orbit. यहाँ पे क्या दिया है कि second orbit में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो n is equal to 2.
फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेडियस एंड काइनेटिक एनर्जी। ये 3 वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम, रेडियस और उसके बाद काइनेटिक एनर्जी। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं। L इज इक्वल टू, क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है, NH अपॉन 2 पाई। N अपने को यहाँ पे कितना दे रखा है 2, H की वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 अपॉन 2, पाई को ले लो आप 3.14। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा अप्रोक्स 2.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल्स सेकेंड। ठीक है। बी पार्ट, बी पार्ट में हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। तो रेडियस की डिपेंडेंसी nth ऑर्बिट के लिए वो क्या होती है, r1 इंटू n स्क्वायर, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का स्क्वायर, और r1 होता है जो ग्राउंड स्टेट होती है उसका रेडियस। तो ग्राउंड स्टेट का रेडियस होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। तो हम यहाँ पे r2 निकालना है हमें, इज इक्वल टू r1, इसको 0.5 ले लेते हैं, n स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5 इंटू 4, कितना हो जाएगा ये 2 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। En इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन n2 है तो ये 4 हो जाएगा। ये आएगा अप्रोक्स माइनस 3 अप्रोक्स नहीं, इक्वली आएगा माइनस 3.4। ठीक है, EV। अब बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी वो माइनस ऑफ एनर्जी के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी है, माइनस 3.4 EV, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 3.4 EV। ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो 3 फॉर्मूलाज लगाए हमने, एंगुलर मोमेंटम के, रेडियस के और काइनेटिक एनर्जी के। तो तीनों की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली यहाँ पे। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी असर्शन रीजन है। इन रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट द प्रेजेंस ऑफ ओनली फ्यू अल्फा पार्टिकल्स एट द एंगल स्कैटरिंग पाई led him to the discovery of nucleus। और रीजन क्या है, the size of nucleus is approximately 10 to the power minus 5 times the size of atom and therefore only few alpha particles are rebounded। rebounded मतलब होता है अपना पाथ रिट्रेस करना, 180 डिग्री पे मूव करना। ठीक है, देखो असर्शन में क्या बोला है कि बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स जो रीबाउंड कर रहे थे, क्या रदरफोर्ड को वहीं से ही पता चला कि कोई एक बहुत ही हैवी चीज रखी है वहां पे जिसको न्यूक्लियस बोला उसने। यस, इट इज ट्रू। ऑब्वियसली हमने जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग की ऑब्जर्वेशंस पढ़ी थी तो इसमें ये पढ़ा था कि 1 in 8,000 मतलब 8,000 में से कोई एक, ठीक है ना, वो ही क्या करेगा। जब हमने ऑब्जर्वेशंस पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन ओकेशनली आएगा और रीबाउंड करेगा, है ना। तो बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स ही रीबाउंड करते हैं। तो वहीं से ही रदरफोर्ड को ये पता चला कि एक बहुत हैवी चीज रखी हुई है यहाँ पे, जिसको बाद में उसने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। एंड रीजन क्या है कि यस, क्योंकि एटम बहुत बड़ा है और उसका बहुत छोटा सा पार्ट है न्यूक्लियस। ठीक है, तो इसीलिए ही तो क्या होता है कि अगर अल्फा पार्टिकल बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन करेगा ना, ये अल्फा पार्टिकल है, अगर ये बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन करेगा तभी ये रिबाउंड होगा। अगर वो यहाँ से या यहाँ से कोलिजन करने जाएगा तो फिर वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या फिर वो सीधा ऐसी डेविएशन हो जाएगी उसकी। तो जो हेड ऑन कोलिजन करेगा अल्फा पार्टिकल वही तो रिबाउंड होगा। अब सारे अल्फा पार्टिकल्स तो हेड ऑन कोलिजन नहीं करेंगे, सारे थोड़ी उसके सेंटर की लाइन में मूव करेंगे। बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स होंगे जो उसके बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन करेंगे। इसलिए असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। एंड ये क्यों इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि साइज जो होता है न्यूक्लियस का वो बहुत छोटा होता है। तो कोई भी अल्फा पार्टिकल जब
बिल्कुल उसकी लाइन में ही आएगा ना, सेंटर की लाइन में, तभी वो रिबाउंड कर पाएगा। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट assertion is true and reason is true, and the reason is correct explanation of assertion. All right, let's move on to our next question. Assertion reason है फिर से, the Balmer series is formed when electron jumps from high energy state to ground state. बाल्मर सीरीज और रीजन भी पढ़ लेती हूँ पहले मैं. इन बोर्स मॉडल द इलेक्ट्रॉन कैन जम्प बिटवीन सक्सेसिव ऑर्बिट्स ओनली. बाल्मर हमने 5 सीरीज पढ़ी थी, लाइमन, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट, पी फंड. लाइमन सीरीज में क्या होता है कि हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कहाँ जंप करता है, फर्स्ट ऑर्बिट पे, ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है, जो कि यहाँ असर्शन में दिया है. असर्शन में यही बोला है कि हाई स्टेट से वो ग्राउंड स्टेट पे जंप कर रहा है, बट सीरीज कौन सी दे दी है इन्होंने, बाल्मर सीरीज. तो ये तो गलत हो गया. ये कौन सी सीरीज होती है, लाइमन सीरीज होती है. बाल्मर दिया होता तो क्या दिया होता कि वो n इज इक्वल टू 2 पे जंप कर रहा है, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे. रीजन, इन बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन कैन जंप बिटवीन सक्सेसिव. अभी पिछला क्वेश्चन भी यही था असर्शन रीजन का कि सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब उससे एक ज्यादा वाले से ही थोड़ी जंप करता है, वो तो कहीं से भी, इंफिनिटी से भी जंप कर सकता है, ठीक है. तो रीजन भी क्या हो गया, गलत. तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड आर फॉल्स, बोथ आर फॉल्स, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. In Bohr's model of hydrogen atom, find the percentage change in the radius when electron makes a transition from n is equal to 3 to n is equal to 2. इस क्वेश्चन में हमसे परसेंटेज चेंज पूछा है. परसेंटेज चेंज किसका, रेडियस का. जब एक इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 3, मतलब वो थर्ड n में है और वो सेकंड में जंप करता है, तो उसका कुछ रेडियस चेंज हो रहा है. अब उसका परसेंटेज पूछा है. तो किसी भी चीज का अगर हमें परसेंटेज चेंज निकालना होता है ना, परसेंटेज चेंज, तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन उस चीज का इनिशियल, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से. डन. तो हमें परसेंटेज चेंज इन रेडियस निकालना है, तो हमें आर इनिशियल निकालना पड़ेगा, आर फाइनल निकालना पड़ेगा, एंड इस फॉर्मूला में पुट करके परसेंटेज चेंज आ जाएगा. तो आर की जो डिपेंडेंसी होती है एन पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे, वो क्या होता है, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर. तो इनिशियली आर आई होगा, वो किसके इक्वल होगा, एन. एन इनिशियल कितना है, 3. ये क्या हो गया हमारा एन इनिशियल, एंड एन फाइनल कितना है, 2. तो एन इनिशियल इज 3. यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर विच इज 9. आर फाइनल विल बी 2 का स्क्वायर विच विल बी 4. तो अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं. सो परसेंटेज चेंज इन रेडियस मतलब फाइनल रेडियस माइनस इनिशियल रेडियस अपॉन इनिशियल रेडियस इंटू 100. फाइनल रेडियस हमारा है 4, इनिशियल रेडियस इज 9 अपॉन 4 इंटू 100 इज इक्वल टू 4 minus 9 is -5 अपॉन इनिशियल इज 9 ना, यहाँ पे 9 आएगा, 9 इंटू 100. तो ये अराउंड कुछ -55.5% आएगा चेंज, ठीक है. लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Write the mathematical forms of 3 postulates of Bohr's theory of hydrogen atom. Use them to prove that electron radius is proportional to n square, total energy 1 upon n square. ये derivation along with the 3 postulates, उनका numerical expression मैंने अपने atoms का part 2 जो वीडियो थी उसके अंदर पूरा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज एक बार आप उस वीडियो को देख लेना, ठीक है. ये सब कुछ डेरिवेशन और ये सब आपको उसमें मिल जाएगा. तो आज की वीडियो यहीं तक थी. आज हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स एंड थोड़ी सी डेरिवेशंस करी हैं एटम्स चैप्टर में. 2025 में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एटम चैप्टर में थे वो सब हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है. तो इनको बहुत अच्छे से करना है एंड मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो फॉर्मूलाज को. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. सो प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.